नमस्कार छात्रों। आज हम लोग कोड बीपीएससी 134 के ब्लॉक 2 के अंतर्गत यूनिट 5, 6 और 7 के ऊपर चर्चा करेंगे। यूनिट 5 जो है वो राज्य सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग के ऊपर है। यूनिट 6 राज्य योजना बोर्ड के ऊपर और यूनिट 7 राज्य वित्त आयोग के ऊपर है। तो चलिए आज शुरू करते हैं चर्चा राज्य सेवाएं एवं लोक सेवा आयोग की। जैसा कि आप जानते हैं कि राज्य सेवाओं का अर्थ राज्य स्तर की जो सिविल सेवा होती है उससे है, और इसमें जो कर्मचारी नियुक्त होते हैं, अपॉइंट होते हैं, वो एक तरीके से वो नॉन मिलिट्री सर्विस अर्थात असैनिक सेवा है, और ये सेना के कार्य से भिन्न सेवा है। एक तरीके से सिविल सेवा एक कैरियर सेवा है, और जो अर्ध सरकारी निकायों के कर्मचारी तथा निर्वाचित अधिकारी सिविल सेवा के अंग नहीं होते हैं, वो ध्यान में रखने वाली बात है। सिविल सेवा का एक आवश्यक घटक मेरिट सिस्टम है, अर्थात योग्यता प्रणाली है। योग्यता प्रणाली का अर्थ है कि सिविल सेवा के पदों के लिए खुले रूप से यानी ओपन रूप से एक कंपटीशन एग्जामिनेशन या प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाती है, और उस आधार पे अभ्यर्थियों को का चयन किया जाता है। उनकी योग्यता के हिसाब से उनका चयन किया जाता है। उसके कई चरण होते हैं, आप जैसा सब जानते हैं। प्रीलिमिनरी जो है एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद से मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इंटरव्यू का जो है एग्जामिनेशन लिया जाता है। तो एक स्वतंत्र भर्ती एजेंसी देखा जाए तो योग्यता प्रणाली की प्रामाणिकता का एक स्रोत है, एक प्रतीक है, और राज्य स्तर पर जो भर्ती करने वाली एजेंसी है उसको राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि जो स्वतंत्र भर्ती एजेंसी होती है उसका महत्व क्या है। यह बुनियादी बात है कि किसी भी सिविल सेवा के लिए भर्ती बिना पक्षपात के हो, और जो योग्य लोग हों उनका चयन किया जाए, और इस बात का ध्यान रखा जाए भर्ती प्रक्रिया में कि जो अभ्यर्थी हों उनकी निष्ठा और निष्पक्षता को जो है सुनिश्चित करने का प्रबंध किया जाए। तो धीरे धीरे देखा जाए तो जो कार्यकारी शाखा को सिविल सेवा के लिए भर्ती करने की जो शक्ति है उससे वंचित रखा गया है, और एक अलग उसके लिए एजेंसी का प्रावधान किया गया है। और इस प्रकार जो एजेंसी है वो विभाग से एक अलग संस्था है। पिछले यूनिट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे विभाग एक अलग एजेंसी होती है, सरकार की विभिन्न प्रकार की एजेंसी होती हैं, तो जो सरकार की आम मशीनरी के बाहर रहकर कार्य करता है। और दूसरी बात यह है कि इस एजेंसी को जो है एक संवैधानिक हैसियत प्राप्त होती है। संविधान के द्वारा ये जो भर्ती एजेंसी है उनको एक विशेष अनुरक्षण उनका किया गया है। तो लेकिन एक बात ध्यान आपको रखनी चाहिए कि जो ये राज्य लोक सेवा आयोग हैं या लोक सेवा आयोग हैं, इनकी भर्ती जो है कि इनकी जिम्मेदारी सिर्फ भर्ती तक है, अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्ति की जिम्मेदारी नहीं है। तो अब आखिर ये जो है राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संगठन की आवश्यकता हमें पड़ी क्यों? तो जो परंपरागत तरीका था भर्ती का, उससे इतर एक नई और आधुनिक भर्ती प्रणाली को अपनाया गया, और इसके लिए ये राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसमें देखा जाता है कि जो विशेषज्ञ होते हैं और वो लोग जो है इस भर्ती को संचालित करते हैं, और इसमें विशेषज्ञता के आधार पर ही तमाम सारे पदों का विज्ञापन निकाला जाता है। तो यह राज्य लोक सेवा आयोग एक ऐसा संगठन है जो एक विशेषज्ञों के समूह द्वारा सामूहिक विचार विमर्श सुनकर
को सुगम बनाता है, जिससे वे अपने व्यापक ज्ञान तथा अनुभव के आधार पर पूर्ण जानकारी के साथ वस्तुनिष्ठ निर्णय ले सकें। जब निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, तो निर्णय तक पहुंचने के लिए ऐसी पद्धति का वर्णन कारपोरेट कार्य पद्धति के रूप में किया जाता है। जो निकाय इस तरह से कार्य करता है, उसे बोर्ड कहते हैं, और लोक सेवा आयोग और कुछ नहीं बल्कि एक तरीके से एक बोर्ड है, जिसे आयोग का रूप दे दिया गया है। तो हम देख रहे हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है, इसमें विशेषज्ञों का एक पूरा पैनल होता है और उनके द्वारा व्यापक विचार विमर्श किया जाता है, जो व्यावसायिक तथा तकनीकी मापदंड को आंकने का काम करते हैं। जब अनेक अध्यक्ष विचार विमर्श के लिए इकट्ठे होते हैं, तो पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। जैसे आयोग सामान्य सरकारी मशीनरी के बाहर कार्य करता है, इसलिए अधिक लचीलापन और नवीन दृष्टिकोण भी संभव है। नौकरशाही संबंधी कठोरता या जो देरी की बात है, जो सरकारी विभाग में देखा जाता है, उस मामले में लोक सेवा आयोग को इससे दूर रखा जाता है, क्योंकि आपको जैसे पहले ही कहा कि एक संवैधानिक प्रश्रय राज्य लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। अब जो है जो आयोग है, उसका संवैधानिक जो स्तर है, जो दिया गया है संविधान के द्वारा, वो इसलिए दिया गया है कि जिससे कि यह बिना भय और पक्षपात के काम कर सके। तो यह तभी संभव होगा जबकि इसका गठन तथा इसकी जो भूमिका होगी, वो जो है, जो सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हो, और जो उन्हें उनकी नियुक्ति है, सदस्यों की नियुक्ति है, अध्यक्ष की नियुक्ति है, या उन्हें पद से हटाने की बात है, तो उसका कहीं ना कहीं संविधान से संरक्षण जरूर हो, जिससे कि जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है वो न हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आयोग को जो संवैधानिक महत्व दिया गया है, संवैधानिक स्तर से जो संरक्षण दिया गया है, वह इसीलिए दिया गया है कि जिससे कि स्वतंत्र रूप से ये आयोग काम कर सके। अब जो राज्य स्तर पे जो सिविल सेवा है, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसके बहुत सारे घटक हैं, और हमको देखना होगा कि इसमें जो राज्य स्तर पर विविध जो गतिविधियां चलाने के लिए जरूरी आवश्यक चीजें हैं, जो सिविल सेवाओं से संबद्ध राज्य सरकार द्वारा जो भर्ती की सेवाएं हैं, उन्हें राज्य सिविल सेवाएं या राज्य लोक सेवाएं कही जाती हैं। राज्य में जो दूसरी जो सिविल सेवाएं हैं, वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अर्थात एक राज्य में दो स्तर पे हम देखते हैं कि दो घटक हैं सिविल सेवा का। एक तो अखिल भारतीय सेवाएं, जिसमें आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी आते हैं, और दूसरा राज्य जो लोक सेवा आयोग है, उनके अपने द्वारा जो सेलेक्टेड या चयनित किए गए हैं अभ्यर्थी हैं, उनको जो है एक अलग उनको काम है, उनका एक कैडर है। तो एक राज्य में दो स्तर पे सिविल सेवा के घटक हैं, एक अखिल भारतीय घटक और दूसरा राज्य घटक। हम देखते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जिसमें आईएएस आईपीएस जैसे अधिकारी आते हैं, तो ये जो है हमारा जो संघीय ढांचा है, हमारे भारत देश का देखा जाए तो हमारे जो राज्य का जो संघीय ढांचा है, तो उस संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए और राष्ट्रीय एकता और इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए ये सेवा का होना बहुत जरूरी है। तो अखिल भारतीय सेवाओं की जो अधिकारियों की भर्ती होती है, केंद्र सरकार द्वारा या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, और भर्ती के पश्चात प्रत्येक अधिकारी को एक निश्चित राज्य संवर्ग या काडर दिया जाता है। उस जो जिस राज्य का जो काडर दिया जाता है अभ्यर्थी को, तो वो केंद्र सरकार के एक तरीके से देखा जाए तो वो सुपरविजन में आता है, और जिस व्यवस्था के तहत वह स्थान परिवर्तन होता है उसे सांविधिक प्रणाली कहते हैं। तो अधिकारी का जो राज्य तथा केंद्र के बीच यह जो स्थानांतरण उसकी सेवा के पहले 20 वर्षों के दौरान होता है, और 20 वर्षों की सेवा के बाद
जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, फिर वो उनको केंद्र में बुला लिया जाता है और केंद्र के जो है कार्यों के अन्य दूसरे जो कार्य हैं, सचिव लेवल के जो कार्य हैं, वो उनको सौंपे जाते हैं। तो इसी तरीके से जो राज्य सेवा आयोग है, जो राज्य सेवाएं हैं, जो लोक सेवा आयोग से जो चयनित अभ्यर्थी हैं, उनकी जो सेवाएं हैं, तो उनकी जो अलग-अलग जो आवश्यकता है, खासतौर से जो राज्यों के पास तकनीकी तथा गैर तकनीकी क्षेत्रों में सरकारी कार्य की आवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। अलग-अलग व्यवस्था का मतलब यहाँ सेवा से है, तो वो अलग-अलग सेवा हो सकती है राज्य सेवाओं में। वो प्रशासनिक सेवा हो सकती है, पुलिस सेवा हो सकती है, न्यायिक सेवा हो सकती है, फॉरेस्ट की सेवा हो सकती है, एग्रीकल्चर की सेवा हो सकती है, शिक्षा की सेवा, स्वास्थ्य की सेवा या फिशरी की सेवा आप देखते हैं। ऐसे बहुत सारे आप लोग सुनते होंगे, इंजीनियरिंग सर्विस, ऑडिट की सर्विस, या आप देखेंगे कि जो भी है कोऑपरेटिव की जो सर्विस है, तो ऐसे बहुत तरीके की सेवाएं जो राज्य सेवा के अंतर्गत आती हैं। और राज्य सेवाओं के जो अधिकारी अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों के अधीन कार्य करते हैं और प्रशासनिक एक जो पद सोपान होता है, हायरार्की होती है, तो उस हायरार्की के अंतर्गत अर्थात उस पद सोपान के अंतर्गत ये अधिकारी वर्ग जो है काम करता है। तो अखिल भारतीय सेवाओं के जो कार्मिक होते हैं, उनके नीचे जो है राज्य सेवा के कार्मिक को नियुक्त किया जाता है। और इस तरीके से देखते हैं कि जो हमारी जो शासन प्रणाली है खासतौर से, वो इस तरीके से काम करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, उनको प्रमोट करके, उनको उन्नत करके अखिल भारतीय सेवा में भी शामिल कर लिया जाता है। उस पे हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो राज्य सेवाओं का अगर देखा जाए, जो एक क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया जाए, तो इसमें समूह क के अधिकारी, समूह ख के, समूह ग के अधिकारी या समूह घ के भी कर्मचारी आते हैं। तो आप लोग अक्सर सुनते होंगे समूह क, समूह ख, यानी ए, बी, सी और डी, इस तरीके से 4 वर्गों में डिवीजन किया गया। हालांकि जो समूह ग और समूह घ के जो कर्मचारी हैं, तो इनको 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के बाद इनका एक विलय कर दिया गया, एक आपस में इनका मर्ज कर दिया गया और उनका जो है रैंकिंग निचले स्तर पे कर दिया गया है। तो ये जो वर्गीकरण है अधिकारियों की, कर्मचारियों का, वो वेतनमान के स्तर पर भी देखते हैं, यानी वेतन जो उनको मिलता है उस स्तर पर भी वर्गीकरण है। जो उनकी जो दायित्व है, काम के जो दायित्व हैं, उस पर भी ये वर्गीकरण दिखाई देता है। किसी को दायित्व जो जितने ऊपर पोस्ट पे है, उनके दायित्व उस हिसाब से ज्यादा हैं। तो इस तरीके से एक हायरार्की में हम देखते हैं कि पूरा एक जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो काम करते हैं। तो इसको आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि जो राज्य सेवा के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो आप देखते हैं कि वो 2 वर्गों में विभाजन किया जाता है, एक गज़टेड ऑफिसर और एक नॉन गज़टेड ऑफिसर, अर्थात राजपत्रित और अराजपत्रित जो श्रेणी होती है, उसमें भी इनका डिवीजन किया जाता है। तो क्योंकि उसी हिसाब से इनके दायित्व और इनके वेतन निर्धारित होते हैं। जो समूह क या ए के जो है, ग्रुप ए के जो अधिकारी होती है, जो प्रथम श्रेणी की जो सेवाएं हैं, तो उसमें जो उनका मूल वेतनमान और इत्यादि जो है का अलग संवर्ग होता है और इनकी जो समूह क के पदों पर जो भर्ती होती है, वो समूह ख के सेवाओं से जो है प्रमोट करके पदोन्नत द्वारा तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सीधे भर्ती के माध्यम से भी की जाती है। यानी 2 तरीका है, एक तो पदों की डायरेक्ट भर्ती होती है तथा जो समूह क के नीचे के पोस्ट हैं, उनसे प्रमोट करके, उन्नत करके भी अधिकारियों की भर्ती की जाती है। और ये जो सीधी भर्ती होती है, जैसा पहले भी हम लोग चर्चा किए, ये खुली परीक्षा के आधार पर की जाती है और सामान्यतः यह लिखित परीक्षा तथा पर्सनालिटी टेस्ट यानी व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा इनका होता है, जिसमें कि इंटरव्यू इत्यादि आते हैं। तो एक चीज और भी है
कि आपको पता होना चाहिए कि राज्यों में जो पदोन्नति या सीधी भर्ती द्वारा जो पद भरे जाते हैं, तो कोई इसमें सभी राज्यों में कोई एक समान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि हर राज्य में एक एक राज्य से दूसरे राज्य में ये इसमें अंतर आपको दिखाई देगा। जो समूह ख की यानी कि ग्रुप 2 की जो भर्ती होती है, जो सेवाएँ हैं, उसमें जो सामान्य श्रेणी की सेवाएँ आती हैं और जो ये खास तौर से एक तरीके से अधीनस्थ सिविल सेवाएँ होती हैं, जैसे अधीनस्थ पुलिस सेवा हुआ और जो समूह ख के जो सेवाएँ होती हैं, तो उस प्रथम श्रेणी की जो तुलना में इनका स्तर तथा उत्तरदायित्व की दृष्टि से इनका क्रम निम्न स्तर का होता है, क्योंकि इनका फिर भी इनका पोस्ट इसलिए महत्वपूर्ण है कि इनकी नियुक्ति का जो अधिकार है, राज्य सेवा में ही होता है। समूह ख के जो सेवाओं में सबसे महत्वपूर्ण अधीनस्थ सिविल सेवा है, उसको अधीनस्थ कर्मचारी कार्यकारी प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है। समूह ख के सेवाओं में जो भर्ती अंशतः पदोन्नति तथा अंशतः खुली प्रतियोगिता के आधार पर की जाती है। विशेषज्ञ सेवाओं के लिए राज्य लोक सेवा द्वारा साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती की जाती है। सिविल, पुलिस तथा जो न्यायिक समूह है, जो द्वितीय श्रेणी में आता है, इन सेवाओं के लिए अधिक विस्तृत भर्ती करने की प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसमें लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों शामिल होते हैं। अब ये जो गजटेड और नॉन गजटेड जो क्लासिफिकेशन या राजपत्रित तथा अराजपत्रित जो वर्गीकरण की हमने बात की अधिकारी राज्य सेवा के ऊपर, तो इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक जो गजटेड ऑफिसर होता है या एम्प्लॉय होता है, राजपत्रित सरकारी कर्मचारी होता है, उसकी नियुक्ति, उसका स्थानांतरण, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति आदि की घोषणा राज्यपाल के आदेश द्वारा जारी की गई अधिसूचना के रूप में सरकारी राजपत्र में की जाती है। राजपत्री जो अधिकारी के पास एक कार्यालय का प्रभार होता है, वो एक कार्यालय का ऑफिस का हेड होता है तथा उसके जो कर्तव्य होता है, उसके निरीक्षण तथा उसके जो उसका जो पोस्ट होता है, वो कहीं न कहीं वो इन्विजिलेशन का होता है और उसका पोस्ट डायरेक्शनल होता है, निर्देशकी होता है, प्रकृति का होता है। तो राजपत्रित जो पद होते हैं उसमें पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वो अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं तथा समूह क और ख की जो राज्य सेवाएं शामिल होती हैं। हालांकि जो समूह ख के सेवाओं के तहत सभी राजपत्रित पद नहीं है, यह ध्यान रखने वाली बात है। उदाहरण के लिए बहुत सारे पोस्ट होते हैं राज्य सेवा में जो समूह ख के होते हैं, यानी ग्रुप 2 के होते हैं, लेकिन वो राजपत्रित या गजटेड ऑफिसर्स नहीं गिने जाते हैं। जैसे कि पुलिस के में हेड कांस्टेबल हो गया या हेड क्लर्क का पोजीशन है, सेक्शन हेड हैं या जूनियर इंजीनियर हैं, ये सब नॉन गजटेड ऑफिसर्स हैं। तो नॉन गजटेड जो एम्प्लॉय का जो ग्रुप है, जो कर्मचारियों का समूह है, उसमें जो समूह ग के यानी कि ग्रुप 3 के जो कर्मचारी आते हैं तथा समूह घ के यानी कि ग्रुप डी के जो सरकार सेवाएं होती हैं, वो सब इसमें आते हैं। अब इनकी जो भर्ती की विशेषता है, इस पे हम चर्चा करते हैं कि भर्ती में 3 जो है अलग-अलग तरीके की प्रक्रिया शामिल होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। पहला तो ये है कि भर्ती के लिए, किसी भी राज्य सेवा में भर्ती के लिए जो आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनको उस पोस्ट के माध्यम से उस पद के द्वारा का विज्ञापन करके संभावित जो है जो भर्ती होने वाले जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको उन पदों की महत्ता को बताते हुए उनका विज्ञापन निकाला जाता है, जिससे कि वो लोग जो अभ्यर्थी हैं उनसे आकर्षित हों विज्ञापन के द्वारा। दूसरी, जो खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे इन उम्मीदवारों को चयन होता है और चयन किए गए जो उम्मीदवार हैं, उनके लिए उचित पद जो है उन पे उनको नियुक्त किया जाता है और जिससे कि जो संबद्ध उम्मीदवारों को अधिकृत अधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र जारी किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भर्ती का विज्ञापन निकालना, भर्ती करना और भर्ती के होने के बाद, चयन होने के बाद जो चयन किए गए योग्य उम्मीदवार हैं, उनको अपॉइंट करना, उनको नियुक्ति पत्र देना, उनको संबंधित पोस्टों पे
उनके मेरिट के हिसाब से नियुक्त करना, ये महत्वपूर्ण दायित्व है। तो जो पहले 2 चरण हैं, वो एक स्वतंत्र भर्ती करने वाली एजेंसी द्वारा संपन्न किए जाते हैं और राज्य में जो कार्य है वो लोक सेवा आयोग करते हैं। जो तीसरा हमने फेज बताया अपॉइंटमेंट का, वो राज्य सरकार का दायित्व है। इसलिए याद रखना चाहिए कि राज्य लोक सेवा आयोग केवल भर्ती करने वाली तथा एक तरीके से सलाहकारी संस्था है, एजेंसी है। नियुक्ति करने का अधिकार अंततः शासन के पास है, सरकार के पास है। तो भर्ती जो है हम देखते हैं इस तरीके से, 2 तरीके से भर्ती होती है, एक आंतरिक तथा दूसरी बाहरी। आंतरिक भर्ती अंदर से ही जो हमने कहा प्रमोट किया जाते हैं, पदोन्नत द्वारा भर्ती हो जाती है, तथा बाहरी भर्ती जो होती है वो खुली प्रतियोगिता के आधार पे होती है, खुली प्रतियोगी परीक्षा के आधार पे की जाती है। तो आइए थोड़ा-सा उसकी जो विशेषता है उस पे हम चर्चा करते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग की जो भर्ती की जो विशेषता है उस पे चर्चा करते हैं। ये देखा जाता है कि राज्य सिविल सेवाओं के लिए जो भर्ती की न्यूनतम उम्र है वो 21 साल है और अ, ऊपरी उम्र में जो मैक्सिमम उम्र है उसमें कई राज्यों में, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरीके से छूट दी गई है और जैसे कि अ, सामाजिक न्याय के लिए जो रिजर्वेशन की पॉलिसी है, उसके तहत अलग-अलग वर्ग के लिए, उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग ऊपरी उम्र में छूट दी गई है। कहीं पर ये किसी पुलिस में भर्ती के लिए अगर ये ऊपरी उम्र 27 साल है, तो किसी-किसी मामले में तो ये 42 साल तक है भर्ती की उम्र। तो जितने भी अ, सोशल जस्टिस के लिए सरकार ने प्रोविज़न कर रखे हैं, संवैधानिक प्रोविज़न है, तो उसमें अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े समुदाय, अविवाहित जो महिला उम्मीदवार हैं, तो इन सबको तलाकशुदा और पति से अलग रहने वाली महिलाओं के लिए भी इसमें प्रोविज़न है। शारीरिक रूप से विकलांग और विकलांग व्यक्तियों के लिए, इन तमाम सारे लोगों के लिए अलग तरीके से आयु में इनको छूट दी जाती है। भर्ती जो है राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा खुली प्रतियोगिता के आधार पे की जाती है और उच्च पद स्तर पे पदोन्नति द्वारा पद भरे जाते हैं। भरे जाने वाले रिक्त स्थानों को हर वर्ष राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित किया जाता है, तो सारे देश के उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अलग-अलग राज्यों में आप देखेंगे कि बाहर के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अलग-अलग नियम है। किसी-किसी स्टेट में अदर स्टेट के लिए के भर्तियों के लिए आवेदन में तमाम तरीके की बंदिशें हैं या उनके ऐज का बाउंडेशन हो या अन्य दूसरे डोमिसाइल संबंधित जो है या निवास प्रमाण पत्र संबंधी जो तमाम सारी बंदिशें हैं। न्यूनतम जो राज्य लोक सेवा आयोग के लिए जो न्यूनतम योग्यता का आधार होता है, वो किसी भी विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वो स्नातक की कम से कम उपाधि उनको धारण करना चाहिए। चयन के लिए जो आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसमें अगर हम एग्जाम्पल दे करके समझाएँ, तो हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में देखा जाए तो 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जैसे बताया, उसमें पास होने के बाद, उसमें उत्तीर्ण होने के बाद दूसरे चरण में मेंस की परीक्षा होती है। उसमें उत्तीर्ण होने के बाद फिर लिखित परीक्षा के बाद आप देखते हैं कि फिर इंटरव्यू का फेज आता है। तो 3 चरणों में ये अक्सर यूपी हो, बिहार हो या आपका जो हरियाणा जैसे राज्य हैं, इन सब में इन 3 फेजेज़ से गुजरना पड़ता है। जो प्रत्येक उम्मीदवार के जो लिखित परीक्षा होती है, उसमें जो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू का जो नंबर होता है, जो प्राप्त अंक होता है, उसमें जोड़ दिया जाता है और रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार सफल उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है और यह सूची योग्यता के अनुसार होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग में भर्ती का एक ये पैमाना है और ये खास तरीके की ये विशेषताएं हैं राज्य लोक सेवा आयोग। अब जो राज्य लोक सेवा आयोग की संवैधानिक जो प्रावधान है उस पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है और इसके अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और अनुच्छेद 316 में 316 में आयोगों के गठन का निर्धारण किया जाता है, जिसमें कि अध्यक्ष तथा उसके सदस्य की नियुक्ति के जो तरीके हैं, उनकी पदों के जो शर्तें हैं, उसका वर्णन किया जाता है। और इसी तरीके से आप देखते हैं कि अनुच्छेद 317 उन कारणों या प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है जिसके द्वारा
इस कार्यकाल से पहले ही सेवाएं समाप्त की जाती है, जिसमें कि दिवालिया होना या किसी हीनस क्राइम में इन्वॉल्व होना या मेंटली रिटार्डेड होना, तो ये बहुत सारे उसमें सब रीजन लिखे हुए हैं। तो लोक सेवा आयोग के जो कर्तव्य कार्य क्षेत्र है, इस सब के ऊपर संविधान के आर्टिकल 320 यानी 320, 321 तथा 323 में प्राविधान किया गया है। और चूंकि हम पहले भी बता चुके हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है एक सलाहकारी निकाय है, तो कैसे यह सुनिश्चित किया जाए कि यह किसी के अहित में काम न करे, तो इसके लिए अनुच्छेद 323 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करेगा, जिनमें अन्य बातों के साथ साथ सरकार द्वारा अस्वीकार किए जाने वाले मामलों पर सलाह न मानने के कारण भी उल्लेख किया जाएगा। क्योंकि राज्य लोक सेवा आयोग सरकार को, जो राज्य सरकार होती है, उसको अपनी सलाह देता है और उस सलाह को मानना सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। और लेकिन सलाह को न मानने का भी एक रीजन आपको एक कारण देना पड़ता है। अब आयोग का जो गठन है और कार्य है, आप देखते हैं कि संविधान में कहा गया है कि इसका निर्णय कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का जो है कितने सदस्य होंगे, इसका निर्णय तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और आयोग के कम से कम आधे सदस्य ऐसा प्रोविजन किया गया है कि जिसमें केंद्र तथा राज्य सरकार के अधीन काम करने का जिनको 10 वर्ष का अनुभव होता है, उनको अपॉइंट करने का अधिकार दिया गया है। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का, तथा जिनकी उम्र 62 वर्ष तक न हो पाई हो, तो यानी कि जो कार्यकाल 6 वर्ष या उनकी उम्र 62 तक न हो पाई हो, उन सदस्यों का होता है। सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। और परंतु यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, न कि राज्यपाल द्वारा। देखिए, ध्यान देने वाली बात है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनको पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। तो सदस्यों की जो सेवा शर्तें होती हैं वो राज्यपाल द्वारा निर्धारित होती हैं कि लेकिन एक बार वो सेवा शर्तें निर्धारित हो गई तो संविधान में यह प्रावधान है कि ये उनके अहित में नहीं बदली जा सकती है। ये इसलिए सुरक्षा दी गई है उनको, जिससे कि आयोग की जो स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित रहे। और तो जो आयोग के कार्य हैं, मुख्य कार्य हैं, हम देखते हैं कि वो राज्य सरकार को ऐसे विषय में सलाह देता है जो राज्यपाल द्वारा उसके पास भेजा गया है। राज्यपाल सलाह के लिए लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। और ऐसे तमाम सारे काम हैं जो कि विधानमंडल के अधिनियम द्वारा लोक सेवा आयोग को प्रदान किया गया हो। इसका संबंध राज्य सिविल सेवा या स्थानीय प्राधिकरण की सेवाओं या अन्य निगमित निकायों में हो सकता है। कार्य की जो है वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को पेश करना होता है। जो भी लोक सेवा आयोग का कार्य होता है उसकी हर साल एनुअली वार्षिक रूप से राज्यपाल को रिपोर्ट पेश करनी होती है। इसके अलावा जो आयोग से जो विचार विमर्श का सरकार कर सकती है, संविधान में प्रावधान है कि तमाम सारे मामलों में आयोग से विचार विमर्श सरकार कर सकती है, जिसमें कि सिविल पदों और सिविल सेवाओं में भर्ती के तरीकों से संबंधित सभी मामले आते हैं। सिविल सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त के लिए एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति तथा स्थानांतरण तथा ऐसी नियुक्तियों, पदोन्नतियों अथवा स्थानांतरण के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता के संबंध में अपनाए जाने वाले तमाम सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, जिस पे सरकार उनसे लोक सेवा आयोग से सलाह विमर्श कर सकती है। राज्य सिविल सेवा में राज्य की सरकार के अधीन कार्यरत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तमाम सारे अधिकारियों पे आप देखते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जाते हैं। अगर कोई राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित कोई ऑफिसर, कोई कर्मचारी है और उसने कोई ऐसा काम किया है जो स्टेट के या पीपुल्स के इंटरेस्ट के खिलाफ हो और उसके पद की गरिमा के खिलाफ हो, तो ऐसे तमाम सारे अधिकारियों को हटाने के लिए सरकार सलाह या विमर्श कर सकती है लोक सेवा आयोग से और उसके बाद से एक्शन लेती है। तो हम इस तरह से देखते हैं कि आयोग की जो है एक सलाहकारी भूमिका भी है और
संसदीय प्रणाली की सरकार के अंतर्गत आप देखते हैं कि देश के सही प्रशासन की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल में होती है, यानी कि जो है राजनीतिक जो कार्यपालिका उसके अंतर्गत होती है, और वो जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए मंत्रिमंडल किसी अन्य एजेंसी के विचार अथवा सम्मति के आधार पर अपने इस दायित्व को त्याग नहीं सकता है। यदि आयोग के निर्णय मानना आवश्यक कर दिया जाता तो इसका अर्थ दो सरकारों का निर्माण होता। ध्यान देने वाली बात है कि सरकार जो है लोक सेवा आयोग से सलाह ले सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उनकी सलाह पे वो आवश्यक कार्रवाई भी करे। ये सरकार के ऊपर है। क्यों? क्योंकि जैसा हमने कहा कि जो संसदीय प्रणाली की सरकार होती है उसमें जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की है, और मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? वो विधान पालिका के प्रति, संसद के प्रति। इसलिए केंद्र के स्तर पर भी आप देखेंगे, राज्य के स्तर पर भी आप देखेंगे तो राज्य सरकार जो है लोक सेवा आयोग के सलाह का या जो है रिकमेंडेशंस को मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो सरकार द्वारा आयोग की जो सलाह की जो खुली उपेक्षा करने के जो विरुद्ध आवश्यक सुरक्षा पर जो है खासतौर से भी संविधान में व्यवस्था की गई है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे कि योजना आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट है उसमें उन मामलों का जिनमें आयोग की सलाह नहीं मानी गई इनका भी उल्लेख होता है। यह रिपोर्ट राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाती है। जब यह रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो सरकार के लिए उन कारणों को बताना आवश्यक होता है जिनकी वजह से किसी मामले में उसने आयोग की सिफारिश को नामंजूर किया। तो ऐसा नहीं है कि जो मंत्रिमंडल उत्तरदायी है और मंत्रिमंडल या विधान पालिका सर्वोच्च है तो लोक सेवा आयोग के किसी भी सलाह को वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देगी या उस पर अमल नहीं करेगी। जबकि संवैधानिक जो प्रोविजन है, जैसा कहा कि जो राज्यपाल महोदय विधान पालिका में जो रिपोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें ऐसे तमाम सारे सलाह को न मानने के रीजन भी, कारण भी बताने पड़ते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो आयोग की स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने के लिए संविधान में प्रावधान किया गया है, और जिससे कि जो इसीलिए आप देखते हैं कि जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह कोशिश किया गया है कि जिससे कि सत्ता का कोई दुरुपयोग न हो सके। तो जैसे भर्ती किसी पद से किसी को हटाने की जो शक्ति है वो सिर्फ राजनीतिक कार्यपालिका के पास नहीं है। इसीलिए अलग अलग जो है अधिकारियों को ये व्यवस्था सौंपी गई है। अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लोक सेवा आयोग के, परंतु उन्हें पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। इसलिए यह व्यवस्था की गई है कि जो आयोग की स्वतंत्रता है वो बनी रहे। तो इसके अलावा जैसे दूसरे कारण बताए हमने, चाहे वो दिवालिया हो, चाहे वो हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो गए हो, तो उस केस में पद से हटाया जा सकता है। तो ये सब जो मैंने बताया कि ये राज्य लोक सेवा आयोग की जो खास तौर से जो स्वतंत्रता है उसको बनाए रखने की ये कोशिश की गई है संविधान के द्वारा। अब जो आयोग का जो कार्यप्रणाली है वो हम उस पर थोड़ा देखते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होते हैं, खासतौर से जो एडहॉक अपॉइंटमेंट यानी तदर्थ नियुक्तियां होती हैं, तो वो उससे जो है आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। जैसे कि राज्य सरकार क्या करती है कि बहुत सारे ऐसे अपॉइंटमेंट करती है जो राज्य लोक सेवा आयोग से बिना सलाह के करती है। और ऐसे में क्या होता है कि कई बार जो तदर्थ नियुक्तियां होती हैं, जो अधिकारी तदर्थ नियुक्ति के द्वारा आते हैं, उनको बराबर नवीकरण के माध्यम से उसी पोस्ट पे बराबर दोबारा कई बार अपॉइंट किए जाने से क्या है, उनको एक अनुभव की प्राप्ति हो जाती है। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे नए अधिकारी जो लोक सेवा आयोग के द्वारा चुन के आते हैं, उनसे वो ज़्यादा अनुभवी हो जाते हैं या मामलों को समझने में उनकी निपुणता हो जाती है। तो ऐसे मामले में क्या है, जो आयोग है उसके पास कोई उपाय नहीं। तो राज्य सरकार क्या करती है, कुछ ऐसे अपॉइंटमेंट भी कर सकती है जो जिसे हम लोग एडहॉक या तदर्थ नियुक्तियां कहते हैं, जिसपे आयोग की उस पे कोई बस नहीं चलता है। कुछ पदों की जो श्रेणियां होती हैं वो लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से भी बाहर रखा गया, क्योंकि हमने जैसे पहले बताया कि जो अधिकारी या कर्मचारी वर्ग की जो श्रेणी बनती है ग्रुप ए, बी, टी, सी और डी का, तो
उसमें जो है कि कुछ ऐसे पद होते हैं कि जिनको राज्य लोक सेवा आयोग की ने जो श्रेणी बनाई है, जो कैटेगरी की है बनाई है, उससे अलग रखा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि जो सभी जो सिविल पदों पे भर्ती होती है, लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है, परंतु यह संविधान में व्यवस्था है कि सरकारी कुछ कार्यकारी पदों को वो उससे बाहर रखा जाएगा। खास तौर से आप देखिएगा जो ग्रुप 3 और 4 के जो नियुक्तियाँ होती हैं, तो उसमें लोक सेवा आयोग का कुछ हस्तक्षेप नहीं होता है। और खास तौर से सरकार के पास इतना ज़्यादा काम होता है और लोक सेवा आयोग के पास भी इतना ज़्यादा काम होता है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि इसको लेकर के जो ग्रुप 3 और ग्रुप 4 के सी और डी के ग्रुप हैं, जो प्यून आते हैं और क्लर्क्स का जो पोस्ट आती है, तो उनको लोक सेवा आयोग के हस्तक्षेप से उनके अपॉइंटमेंट में लोक सेवा आयोग के हस्तक्षेप का ध्यान नहीं रखा जाता है, ना लोक सेवा आयोग हस्तक्षेप करता है। तो खास तौर से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मामले भी हैं कि जैसे कि मान लीजिए कोई रिक्त स्थान हुआ किसी विभाग में और विभाग उसके लिए विज्ञापन निकालता है। तो कई बार ऐसे विज्ञापन ऐसे भी होते हैं कि किसी उम्मीदवार विशेष उम्मीदवार की जो योग्यता होती है, उसके अनुरूप विज्ञापन भी निकाला जाता है। तो ऐसे तमाम सारे आरोप लगाए जाते हैं राज्य सरकारों पे कि वो लोक सेवा के इतर अपने जो राज्य सरकार है, वो अपने जो संवैधानिक प्रावधान है, उसका फ़ायदा उठाती है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि राज्य लोक सेवा आयोग ने किसी कर्मचारी को, उम्मीदवार को अपॉइंट कर दिया, सिलेक्शन कर दिया और उसका अपॉइंटमेंट में जो लेटर मिलता है, उसमें काफ़ी लेट हो सकता है या देरी हो सकती है। तो ऐसे तमाम सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, तमाम सारे ऐसे मामले हैं, जो राज्य लोक सेवा आयोग के अपने दायरे से भी बाहर के हैं, जो जिसका जो है, जो राज्य सरकारें हैं, उसका फ़ायदा उठाती हैं। अब जो आयोग की जो सदस्यता होती है, वो कई कारणों से प्रभावित होती है। वो पदों के अनुकूल जो अपर्याप्त योग्यता वाले व्यक्ति हैं, वो सदस्य हो जाते हैं। अ, अधिकारी वर्ग के सदस्यों की जो है ख़ास तौर से उसमें प्रधानता होती है। अधिकतर देखा जाता है कि जो अधिकारी वर्ग है, उसी के लोग उसमें मेंबर बन जाते हैं। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग का पूरा जो है ढाँचा किस तरीके से खड़ा है। अब हम अगले यूनिट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अ, जो राज्य योजना बोर्ड है, इसकी रूपरेखा क्या है? थोड़ा इस पे हम चर्चा करेंगे। जो योजनाबद्ध जो सामाजिक आर्थिक विकास के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता होती है, उस प्रतिबद्धता का के लिए आप देखते हैं कि राज्यों में राज्य योजना बोर्ड का गठन किया जाता है और इस बोर्ड के लिए जो है खास तौर से कैसे महत्वपूर्ण भूमिका है। खास तौर से आप देखते हैं नीति आयोग भारत सरकार में, जैसे जिसे योजना आयोग पहले बोला जाता था, फिर राज्य में राज्य योजना बोर्ड, उसी के तर्ज पे, केंद्र के तर्ज पे राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया है। और जिले स्तर पे हम देखते हैं कि जिला योजना समितियां हैं, एजेंसियां हैं, जो डिसेंट्रलाइज्ड जो हमारी प्लानिंग है, जो विकेंद्रीकृत जो योजना होती है, तो उस विकेंद्रीकृत योजना की जो संस्थाएं हैं, उनके द्वारा जिला योजना समितियां समर्थित होती हैं। तो योजना प्रक्रिया में हम देखते हैं कि 3 कंपोनेंट हैं, 3 घटक हैं। एक तो नीति आयोग जो भारत केंद्र संघ सरकार के स्तर पे है। उसके बाद राज्य योजना बोर्ड होता है या आयोग होता है और उसके नीचे लेवल पे तीसरे नंबर पे जिला योजना समितियां या एजेंसियां होती हैं। तो जो योजना प्रणाली है वो किस तरीके की है, इस पे थोड़ा चर्चा करेंगे। जो हम देखते हैं कि जो राज्य स्तर पे योजना विभाग का जो नेतृत्व होता है, वो राज्य के मुख्यमंत्री या जो वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, वो करते हैं और योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दों पे राज्य के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की जाती है या उनके पास योजना का प्रस्ताव प्रारूप पहुँचाया जाता है और मुख्यमंत्री के माध्यम से वह अनुमोदन के लिए मंत्रिमंडल में पहुँचता है। तो देखा गया कि जो प्रशासनिक स्तर पे मुख्य सचिव जो होते हैं, वही जो है अधिकतर योजना विभाग का प्रमुख होते हैं और ये परंपरा चली आ रही है अलग-अलग राज्यों में कि जो मुख्य सचिव होते हैं वही योजना आयोग के। लेकिन कई स्टेट में ऐसा होता है कि योजना के लिए अलग से सचिव
जो प्रधान सचिव योजना के होते हैं, योजना विभाग के, उनकी देख-रेख में भी योजनाएँ तैयार की जाती हैं। लेकिन अमूमन तौर पे मैक्सिमम अधिकतर राज्यों में क्या होता है कि योजना आयोग के जो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, वो मुख्य सचिव अ अ, के अ, के लीडरशिप में योजनाएँ तैयार की जाती हैं और कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। और मुख्यमंत्री के पास जो सलाह जो बोर्ड भेजता है राज्य योजना आयोग, उस आधार पर वो कैबिनेट में उस पे प्रस्ताव पारित होता है और विधानमंडल से उसकी संस्तुति ली जाती है। तो विविध राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो उन सब में एक प्रशासनिक जो बहुलता है, उसके लिए ये संभव नहीं है कि हर राज्य में एक ही पैटर्न अपनाया जाए, एक ही समान तरीके के जो है राज्य योजना बोर्ड का जो है गठन किया जाए। तो प्रत्येक राज्य में योजना विभाग है, जो योजना के निर्माण और योजना की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन जो विंग होती है, उसके द्वारा मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी है। और अनिवार्य रूप से योजना विभाग राज्य के विकास के प्रयासों में समन्वय स्थापित करने में उत्तरदायी है। अधिकांश राज्यों में राज्य योजना विभाग के प्रशासनिक छात्र के भीतर आप देखते हैं जो प्रशासनिक छत्र है, एक तरीके से उसके अंडर द एजिज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, उसमें आप देखते हैं कि इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स डिपार्टमेंट या आप जनशक्ति या इवैल्यूएशन डिपार्टमेंट या मूल्यांकन विभाग है, और ये तमाम सारे एक्सपर्ट क्या करते हैं, मिल करके योजना बनाने का काम करते हैं। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी विभाग राज्यों और निचले स्तरों पर और योजना कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग के लिए तकनीकी जो कार्मिक प्रदान वो करते हैं। जनशक्ति विभाग आगामी जो वर्षों में जनशक्ति की आवश्यकता का आकलन करता है और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य योजनाओं को सम्मिलित करने के लिए योजना प्रक्रिया को इस तरह से सक्षम बनाता है ताकि योजना के कार्यान्वयन के लिए संपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकताएं पूर्ण हो। इसके अतिरिक्त जो जनशक्ति विभाग को कभी-कभी इन सर्विस प्रशिक्षण के लिए योजना बनाने का उत्तरदायित्व और राज्यों के अधिकारियों का अभिविन्यास सौंपा जाता है, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है। तो राज्य में योजना प्रणाली को हम समझने के लिए एक उदाहरण मेघालय की योजना प्रणाली का हम लोग दे सकते हैं कि योजना प्रशासन स्थापना से संबंधित सभी मामलों से संबंधित है। सचिवालय में एक योजना प्रशासन का अलग ही एक विभाग है और मुख्यालय में योजना मशीनरी और जिला योजना कार्यालय इसके नियंत्रण में है। यह राज्य योजना बोर्ड, जिला योजना एवं विकास परिषद तथा क्षेत्रीय योजना एवं विकास परिषद, मेघालय आर्थिक विकास परिषद और मेघालय संसाधन और रोजगार सृजन परिषद के गठन से संबंधित सभी मामलों से भी संबंधित है। तो जो अनुसंधान विंग होता है वो मेघालय में वो राज्य योजना की मशीनरी है, जो राज्य में सभी विकास संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन के लिए जवाबदेह है और योजना और विकास के मामले में भारत सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ ये आयोजन और संपर्क निकाय के रूप में काम करता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मेघालय में एक योजना अनुसंधान विंग है, एक स्वतंत्र निकाय है जिसे मेघालय योजना सेवा के रूप में जाना जाता है। हम थोड़ा सा राज्य योजना बोर्ड के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि राज्य स्तर पे कुछ राज्यों में राज्य योजना बोर्ड या राज्य योजना आयोग ने प्रभावी योगदान दिया है। राज्य योजना बोर्ड के प्रमुख कार्यों में योजनाओं का निर्धारण तथा उसकी निगरानी करना और राज्य में दीर्घकालिक जो परिप्रेक्ष्य है, जो लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव है, योजनाओं के निर्धारण करना, जिसमें कि वित्तीय संसाधनों की जो सक्रिय करना या विकास के लिए विभिन्न तंत्रों को अपनाना, राष्ट्रीय योजनाओं की प्राथमिकताओं के ढांचे के भीतर राज्य की योजना प्राथमिकताएं निर्धारित करना, जिला प्राधिकरणों को अपनी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना, विशेषकर ऐसे क्षेत्रों में जहां इस तरह की योजनाओं को उपयोगी और व्यवहार्य माना जाता है। राज्य के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए योजना तैयार करना, प्राथमिकताएं निर्धारित करना, योजनाओं की अवस्थाओं को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं को पूरा किया जाना चाहिए, प्रत्येक चरण की उचित पूर्ति के लिए संसाधनों का आवंटन प्रस्तावित करना। तो हम ये इस तरीके से देखते हैं कि राज्य योजना बोर्ड द्वारा वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए योजना के सफल निष्पादन के लिए उन कारकों को इंगित करना जो आर्थिक विकास को मंद करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी राज्य योजना बोर्ड होता है, वो राज्य योजना बोर्ड जो है वो उसकी संरचना ऐसी होती है। उदाहरण के लिए केरल की राज्य योजना बोर्ड की हम जो संरचना है उसको देखेंगे।
उसमें जो है अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री, एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति होती है और कम से कम 3 या 4 सदस्य होते हैं, जिसमें कि राजस्व एवं आवास मंत्री, जल संसाधन मंत्री, परिवहन मंत्री या बंदरगाह जैसे जो समुद्र के किनारे के स्टेट है वहाँ बंदरगाह, संग्रहालय इत्यादि के जो मंत्री होते हैं और वित्त मंत्री, ये सब उसके मेंबर होते हैं। इसके अलावा जो गैर मंत्रालयी सदस्य होते हैं उसमें करीब 7 विशेषज्ञ रखे गए हैं केरल में। एक तो सदस्य सचिव होते हैं और कुछ स्थायी अतिथि सदस्य होते हैं, जिसमें मुख्य सचिव केरल सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त विभाग केरल सरकार, ऐसे करके ये पूरे राज्य योजना बोर्ड का गठन किया गया है। जो सदस्य होते हैं वो सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं और उसका वो जो चर्चाएं होती हैं उन चर्चाओं के द्वारा वो काम को सुगम बनाते हैं और जो योजना निर्माण से संबंधित चर्चाएं होती हैं, क्रियान्वयन से संबंधित चर्चाएं होती हैं या जो पॉलिसी मैटर्स हैं, नीतिगत मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होती है। जो सदस्य सचिव होता है वो संस्था का प्रमुख होता है और केरल राज्य बोर्ड के आधिकारिक जो सदस्य के रूप में वो काम करता है और वो संबंधित विभागों और एजेंसियों के माध्यम से बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। तकनीकी प्रभाव के प्रमुख सदस्य सचिव को तकनीकी मामलों का उसका समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक मामलों में सदस्य सचिव की सहायता करते हैं। केरल सरकार द्वारा नीतिगत मामलों और अन्य विषयों पर बोर्ड को सलाह देने के लिए एक मुख्य आर्थिक सलाहकार भी नियुक्त किया गया है, जिन्हें योजना बोर्ड का द्वारा माना जाता है। इसके लिए जो खासतौर से एक अलग से केरल में देखा जाए तो 2012 से एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग सेल का भी गठन किया गया है और उसकी जो प्रशासनिक संरचना है उसमें हम देखते हैं कि तकनीकी विभाग, प्रशासनिक विंग, जिला योजना कार्यालय और पुस्तकालय, ये तमाम सारे उस केरल राज्य योजना बोर्ड की जो प्रशासनिक संरचना में ये ढांचे आते हैं। तो अब इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुख्य कार्य है केरल राज्य योजना बोर्ड का वो आखिर क्या है। एक तो ये है कि जो आर्थिक प्रगति है और आवश्यक जो प्रयास है उनका आकलन करना, यानी कि स्टेट के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, समग्र विकास के लिए जो उसकी अर्थव्यवस्था की प्रगति का एक तरीके से निरंतर आकलन करना और इसकी प्रगति का संभावना तलाशना और जो समस्याएं हैं उस समस्याओं तमाम सारी योजनाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, उनका निर्माण करना और उनका क्रियान्वयन करना भी एक उत्तरदायित्व है खासतौर से केरल राज्य बोर्ड का जो प्रमुख कार्य है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि नागरिकों के लिए जो सेवाओं की गुणवत्ता है, उत्पादकता और विकास के लिए अधिशेष के सृजन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन में सुधार के लिए आवश्यक उपाय सुझाना है। प्रभावी विकेंद्रीकृत योजना और विकास और परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की भागीदारी बढ़ाना। इसका अलग एक और काम है, वो है कार्यबलों, विशेषज्ञ समितियों और कार्य समूहों के माध्यम से कार्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक अध्ययन, सर्वेक्षण और शोध करना। तो हम देखते हैं कि जो आर्थिक समीक्षा होती है, जो राज्य योजना बोर्ड होता है, वो वार्षिक तौर पे एक आर्थिक समीक्षा प्रस्तुत करता है और सरकार ने उसको जिम्मेदारी सौंपी है। और अब आप आजकल तो बहुत डिजिटल हो गया है आर्थिक समीक्षा जितनी है, और हम सब लोग उसको इंटरनेट के थ्रू देख भी लेते हैं, क्योंकि यह राज्य की अर्थव्यवस्था है उसको पूरे तरीके से वो प्रदर्शित करती है, समग्र रूप में पेश करती है। इसी तरीके से योजना का जो निर्माण है, इस योजना का निर्माण के लिए बोर्ड जिम्मेदार है, राज्य योजना बोर्ड है वो जिम्मेदार है। और इन जो राज्य योजना बोर्ड के जो प्रस्ताव हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है सरकार के द्वारा। अब तो पब्लिक डोमेन में भी आ जाता है। इसके अलावा कि हम ये कह सकते हैं कि राज्य योजना जो बोर्ड है वो एक सलाहकारी भूमिका में है और उसकी सलाह पे सरकार काम करती है और सरकार के पास जो वांछित जो डाटा की ज़रूरत है या प्लानिंग की जो ज़रूरत है वो योजना बोर्ड ही राज्य सरकार को उपलब्ध कराता है।
इससे पूरे सरकार के जो न सिर्फ वार्षिक आय व्यय का बल्कि भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा भी तैयार करने में योजना आयोग का जो सदस्य हैं, जो बोर्ड है, उसके जो प्रस्ताव हैं, वो महती भूमिका निभाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राज्य योजना बोर्ड के जो है का जो गठन है और उनके जो काम है, उनके उत्तरदायित्व हैं, वो हमने देखा। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो राज्य योजना बोर्ड है, वो सामान्य तौर पे वो उनका काम क्या है। तो हम देखते हैं कि जो राज्य की राजधानी के जो प्राप्य और संभावित संसाधनों की एक सूची की व्यवस्था करता है, वो बेसिकली जितने भी रिसोर्सेज हैं राज्य के, उन सब रिसोर्सेज को पूरी लिस्टिंग करता है। राज्य के संसाधनों के सबसे अनुकूल और संतुलित उपयोग के लिए परिप्रेक्ष्य योजना की व्यवस्था करता है और योजना की प्राथमिकताओं को इंगित करता है, क्योंकि राज्य योजना बोर्ड जो है वो प्राथमिकता भी गिनाता है कि सरकार की प्राथमिकता में क्या होना चाहिए, हेल्थ है कि एम्प्लॉयमेंट है कि हाइजीन है, ये सब उसकी वो प्राथमिकता भी गिनाता है। तो योजना निर्माण के संबंध में सरकार को सलाह भी देता है और उन कारकों की पहचान के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में वृद्धि का मूल्यांकन करता है जो राज्य के आर्थिक विकास को मंद कर रहे हैं, और योजनाओं के निष्पादन के लिए बनाई जाने वाली परिस्थितियों को निर्धारित भी करता है। उन अध्ययनों और कार्यों को भी करता है जो समय समय पे सरकार द्वारा उसे सौंपे जाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो राज्य योजना बोर्ड है, वो सिर्फ न एक सलाहकारी निकाय है, अपितु योजना प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में वो योगदान भी देता है। चाहे वो हमने मेघालय की चर्चा की, चाहे हमने केरल की चर्चा की, ऐसे तमिलनाडु में इसी तरीके से बोर्ड काम करता है। उत्तर प्रदेश का भी जो योजना बोर्ड है, आयोग है, वो भी ऐसे ही काम करता है। इसके अलावा जो पंजाब का राज्य योजना बोर्ड है, वो भी उसका भी प्रकृति ऐसे है। तो कमोबेश हम देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो भी योजना बोर्ड बनाए गए हैं, उनकी जो सलाहकारी भूमिका है और उनका जो है एक तरीके से आंकड़ों पे आधारित जो सुझाव है, वो सरकार को बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि वो किसी भी राज्य की जो योजना बोर्ड है, वो पूरे राज्य के संभावित विकास को ध्यान में रखते हुए योजना बनाता है और उनके क्रियान्वयन को कैसे किया जाए, कैसे उस पर प्रायोरिटी निर्धारित की जाए, यह भी काम करता है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अब देखा जाए तो जो अगली हमारी यूनिट है वो राज्य योजना बोर्ड, राज्य वित्त आयोग है, और वित्त आयोग पे भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे क्योंकि राज्य वित्त आयोग का काफ़ी महत्व है। खास तौर से जो किसी भी राज्य के संचालन के लिए वित्त का, फाइनेंस का उतना ही महत्व है जितना कि किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल या डीजल की जरूरत पड़ती है। तो एक संघीय व्यवस्था में कार्यों और शक्तियों के संतुलन के साथ संघ और सरकार की अन्य इकाइयों के बीच जो वित्तीय संसाधनों के वितरण का विषय है, वो अति महत्वपूर्ण है। और स्थानीय निकायों के पास अपने स्वयं के तो अपर्याप्त साधन है। जब तक कि गवर्नमेंट से पैसा न मिले, तो जो स्थानीय निकाय हैं वो हमेशा अपने योजना को लेकर के, अपने डेवलपमेंट को लेकर के सरकार की तरफ देखते रहते हैं। तो जो केंद्र और राज्यों के धन का जो है हस्तांतरण किस तरीके से नगर निकायों पर, स्थानीय निकायों पर हो, तो इस पे थोड़ा सा हम लोग प्रकाश डालने का काम करेंगे। ये देखा गया है कि राज्य सरकारों से धन के हस्तांतरण जो है वो निगमों को होता है, और वो बहुत ही संतुलित तरीके से नहीं होता है और समान तरीके से नहीं होता है, क्योंकि स्थानीय निकाय के जो है विकास वो स्थानीय राजनीति या राज्य की राजनीति डिसाइड करती है, और इस पर उनके असमान विकास का हम देखते हैं कि प्रभाव दिखाई देता है। तो लेकिन सामान्यतः जो राज्य की जो वित्त आयोग होती है, उसके आधार पे उसकी जो सिफारिश होती है, उसकी जो सलाह होती है, उसके आधार पे, रिकमेंडेशन के आधार पे जो टैक्स होते हैं, कर होते हैं, उनके बंटवारे का काम किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग को स्थानीय निकायों की जो वित्तीय स्थिति की है वो समीक्षा का भी काम दायित्व दिया गया है, और राज्यों के जो समेकित कोष से स्थानीय निकायों को
जो दिए जाने वाले विभिन्न कर हैं, जैसे शुल्क है, अनुदान सहायता है, तो वो उसको भी सिफारिश करने का काम राज्य वित्त आयोग करता है। तो राज्य भारत में सभी राज्यों के लिए नियमित रूप से भारत में 5 वर्षों के लिए नियमित अंतराल पर राज्य वित्त आयोग का गठन अनिवार्य किया गया है और राज्य वित्त आयोग के कार्य केंद्रीय वित्त आयोग के समान होते हैं। इसलिए बेहतर तरीके से समझने के लिए हम जो है वित्त आयोग की उत्पत्ति और उसके कार्यों पे संक्षेप में चर्चा करेंगे। और हम देखते हैं कि आर्टिकल 280 यानी 280 के अंतर्गत, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत एक वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसका प्रस्ताव है ताकि मुख्य रूप से जो राज्यों के राजकोषीय असंतुलन है उसको कम करने में संघ अपना रोल, अपनी भूमिका निभा सके। तो राज्य वित्त आयोग का हर 5वें साल की समाप्ति पर गठन किया जाना आवश्यक है। संविधान के अंतर्गत आयोग को जो सौंपी गई जिम्मेदारियों का मूल रूप से अनुच्छेद 280 में वर्णन किया गया है और वित्तीय आयोग का यह कर्तव्य होता है कि वो राष्ट्रपति के तमाम जो सिफारिशें हैं वो राष्ट्रपति को देंगे। तो करों की जो शुद्ध आय का संघ और राज्यों के बीच वितरण है, जो कि उनके बीच विभाजित किया जाता है, तो इस तरह से आय से संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच आवंटन के लिए ये सिफारिश करने का काम वित्त आयोग करता है। यानी राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कि जो जो सरकार की आय है, जो जो इनकम है, वो कैसे वितरण किया जाए, इसका काम वित्त आयोग का है। ये उन सिद्धांतों पे भी काम करता है वित्त आयोग जिनके आधार पे भारत के जो समेकित कोष है से राज्यों के राजस्व सहायता में अनुदान की मात्रा को नियंत्रित किया जाना चाहिए। यानी कि एक प्रिंसिपल ये भी है, वित्त आयोग इस पे भी काम करता है कि जो अलग अलग राज्यों को जो आय भारत सरकार के जो राजस्व है उसका किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण किया जाए। और इसको लेकर के आप देखते हैं कि अक्सर अगर केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें हैं और तो इसको अक्सर कई राज्य जो है शिकायत करते हैं कि उनको केंद्र का उनको जो उचित हिस्सा है वो नहीं मिलता है। तो सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को संदर्भित कोई भी अगर मामला दिया जाता है, अगर राष्ट्रपति महोदय कोई ऐसा प्रस्ताव मांगते हैं फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से, कि जिससे कि सरकार के वित्त संबंधी व्यवस्था में कोई सलाह की जरूरत है, तो वो भी देने का काम करता है। तो हम देखते हैं कि 1990 के दशक में जब स्थानीय शासन व्यवस्था को हमारे यहाँ यानी 3 टियर व्यवस्था को लागू किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, विकेंद्रीकरण योजना को हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा संविधान में 73 और 74वां संविधान संशोधन किया गया। तो उसके बाद से राज्य वित्त आयोग के आवधिक गठन के माध्यम से इन निकायों को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया गया था। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों के पारित होने के पश्चात उपरोक्त दूसरे कार्यों को जो है बदल दिया गया। राज्य के वित्त आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक बनाने के संदर्भ में राज्य की नीति को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के संबंध में राष्ट्रपति के समक्ष सिफारिशें प्रस्तुत ये वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि जो जितने भी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बाद से 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो पंचायतों को, नगर पालिकाओं को धन राशि आवंटन करने की बात है, वो जो है राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर होता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की उपयोगी भूमिका को स्वीकारा है और विभिन्न कारणों जैसे तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण, गरीबी तथा वित्तीय संसाधनों के अपर्याप्त हस्तांतरण के कारण स्थानीय सरकारें वित्तीय तनाव का सामना करती रही हैं और स्थानीय निकाय अनुदान के मामले में राज्य सरकारों पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं। इस संदर्भ में स्थानीय निकायों को प्राप्त हुए राजस्व के स्रोत समानतः प्राप्त होते हैं। इन कमियों को सुधारने और वित्तीय असंतुलन की जांच करने के लिए विभिन्न आयोगों और समितियों द्वारा सुझाव दिए गए। केंद्रीय वित्त आयोग ने के पैटर्न पर प्रत्येक राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करना एक महत्वपूर्ण सुझाव था। इस संबंध में सुझाया गया कि राष्ट्रीय आयोग पैटर्न पर राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जिससे राज्य और स्थानीय निकायों के बीच आय के स्रोतों के वितरण के बारे में
सिफारिशें दी जानी चाहिए। तो 74वें संवैधानिक संशोधन के उद्देश्यों की घोषणा में यह दर्शाया गया कि कई राज्यों में स्थानीय निकाय कई कारणों से कमजोर और अप्रभावी हो जाते हैं, जिनमें अनियमित चुनाव, विलंबित अधिशोषण, शक्तियों और कार्यों का पर्याप्त हस्तांतरण शामिल है। इसलिए शहरी स्थानीय स्वशासन की जीवंत लोकतांत्रिक इकाइयों को प्रभावी रूप का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं है। अतः इस 74वें संविधान संशोधन के द्वारा या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन करके इन जो लोकल बॉडीज हैं उनको और अधिक स्ट्रेंथन करने का काम किया गया। आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।